हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 संसाधन एवं विकास पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वह संसाधन है। यानी कि हमारे पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम प्रयोग करते हैं, हमारी आवश्यकता को जो पूरा करती है, और इनके बनने में क्या होती है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है। प्रौद्योगिकी से क्या होता है कि वो पदार्थ संसाधन में परिवर्तित होता है, और जो मानव होता है इसको अपनी संस्कृति में इसको मान्यता देता है, और हमारे आर्थिक रूप से ये क्या होती है, हमारे लिए संभाव्य होती है। वो हमारी क्या हो जाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधन का हिस्सा है। मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करता है। यानी कि मानव होता है, वो अपनी क्रियाओं द्वारा किसी भी पदार्थ को जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होती है उसको संसाधन में परिवर्तित करता है, और मानव खुद भी एक संसाधन होता है। मानव पर्यावरण में जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है, प्रौद्योगिकी की सहायता से संसाधन में परिवर्तित कर देता है। जैसे हम एक उदाहरण देखेंगे, जैसे कि हमारे पर्यावरण में पेड़ पौधे उपलब्ध हैं। अब पेड़ पौधों से हमें क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। हम उस फल को खा लेते हैं, वो हमारे लिए संसाधन हो गया। पर उस पेड़ से हम लकड़ी काट कर ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमारे लिए संसाधन हो जाएगा। उसी पेड़ से यदि हम प्रौद्योगिकी की सहायता से कागज़ बनाते हैं और उस कागज़ को प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक संसाधन हो जाएगा। तो आगे देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो संसाधनों का वर्गीकरण है, जैविक और अजैविक। जैविक संसाधन वे हो जाएंगे जो हमारे पर्यावरण में जीवित होते हैं, और अजैविक वो हो जाएंगे जो हमारे पर्यावरण में अजीवित होते हैं, यानी कि जो सांस नहीं लेते हैं। समाप्यता के आधार पर 2 प्रकार के हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं इसको हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं, यह कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे कि हवा, पानी और सूर्य का प्रकाश, इसको हम कितना भी यूज़ कर लें पर ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इसका हम दोबारा प्रयोग भी कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय योग्य हो जाएंगे। अनवीकरणीय योग्य संसाधन वे होते हैं जिसको यदि हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद हम उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कोयले को, अगर हम कोयले को एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वो समाप्त हो जाता है, उसके बाद हम उसको पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये समाप्यता के आधार पर हो जाएगा। तीसरा है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय हैं। स्वामित्व का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार। तो यह एक व्यक्ति का भी हो सकता है, कुछ व्यक्तियों के समूह का भी हो सकता है, एक राष्ट्र का या फिर अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। विकास के स्तर के आधार पर 4 प्रकार के हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। संभावी संसाधन वे होते हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं, यानी कि इनकी संभावनाएं होती हैं कि हम इसका क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। विकसित संसाधन वे होते हैं जिसका मानव अपनी बुद्धि का प्रयोग करके किसी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करके उपयोग करता है। भंडार वे होते हैं जिसका उपयोग करने के लिए उसको हम क्या कर देते हैं, संसाधनों को स्टोर करके रख देते हैं, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम उसका क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। संचित कोष वे होते हैं जब किसी राष्ट्र द्वारा या फिर व्यक्ति द्वारा या किसी के द्वारा कोई संसाधन है उसको भविष्य में उपयोग करने के लिए उसको अभी से ही भंडार करके रख दिया जाए, वे संचित कोष होते हैं। तो अब देखते हैं संसाधनों का विकास। संसाधन जीवन यापन के लिए तथा जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जो संसाधन वो होते हैं वो मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि हम अपने जीवन में दैनिक उपयोग में इन चीज़ों को ला सकें और अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकें। लेकिन मानव का जो लालच है वो इतना बढ़ रहा है कि मानव
जो हमारे आसपास के पर्यावरण है या संसाधन है, इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि हमारे पर्यावरण को बहुत समस्याएँ हो रही है। पर्यावरण को ही नहीं, हमारा हमारे जो संसाधन हैं वो भी खतरे में हैं। और इससे जो बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, वो ये हैं कि एक तो लालचवश संसाधन का ह्रास हो रहा है, यानी कि इंसान के मन में इतना लालच है कि वो संसाधनों का आवश्यकता से भी अधिक उपयोग कर रहा है, और जिस वजह से इसका क्या हो जा रहा है, ह्रास हो रहा है। ये खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। संसाधन संपन्न तथा संसाधन विहीन समाज, यानी कि लोग एक समाज में रह के कुछ लोग इतना ज़्यादा संसाधन का उपयोग कर रहे हैं कि जो दूसरा समाज है या दूसरे वर्ग के लोग हैं, उनको वह संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। एक तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद भी उसको भविष्य के लिए स्टोर करके रख ले रहा है, और दूसरे ऐसे समाज बन जा रहे हैं जिनके पास उपयोग वर्तमान में ही संसाधन नहीं है उपयोग के लिए। अपने जो जीवन में आवश्यकता की पूर्ति है, उन सब चीज़ों के लिए संसाधन नहीं हो पा रहे हैं। जो तीसरा है वो है वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट। तो वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट में आ जाएंगे हमारे भूमंडलीय तापन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो जो संसाधनों का हम अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ओजोन परत क्षरण हो रहा है, यानी कि जो हमारी ओजोन परत है, जो हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से हमें प्रोटेक्ट करती है, उसका क्षरण हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण, यानी कि जो पर्यावरण है, इसमें हम पेड़ों को अधिक काट रहे हैं, अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, अन्य चीज़ें भी हैं। भूमि निम्नीकरण, और जो भूमि है उसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो कृषि के लिए भी वह भूमि उपयोग में नहीं लाई जा रही है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। फिर आता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास जाना तथा वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकता की अवहेलना न करना। तो सतत पोषणीय विकास में क्या होता है कि हम वर्तमान में संसाधनों का ऐसे उपयोग करें, इस तरीके से उपयोग करें कि वो भविष्य की पीढ़ी के लिए भी बच सके। हम क्योंकि ऐसा करते आजकल मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए या अपने लालच में आकर संसाधनों का इतना अधिक उपयोग कर दे रहा है कि वह अपनी ज़रूरत से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहा है। तो वो भविष्य के लिए खतरा है, क्योंकि वह अभी इतना सारा उपयोग कर देगा तो भविष्य के लिए वो बचेगा ही नहीं। तो सतत पोषणीय विकास में जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं पहुंचाना है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लेनी है, और साथ ही साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी क्या हो सके, वे संसाधन बच सके, ऐसे उपयोग करना है। फिर अगला है रियो डी जेनेरो। यह एक पृथ्वी सम्मेलन है जो 1992 में हुआ था। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में किया गया था, और यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन है जिसमें क्या हुआ था कि पर्यावरण संरक्षण की बात उठाई गई थी, और बहुत सारे देश इसमें शामिल थे जिन्होंने यहाँ पर पर्यावरण से जो संबंधित समस्याएं हैं, इनको हल करने के लिए क्या किया गया था, अपनी अपनी राय दी थी, या फिर कदम उठाने थे कि वह अपने देश में कैसे पर्यावरण की समस्याओं को हल कर सकते हैं। अगला है संसाधन नियोजन। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक महत्वपूर्ण रणनीति है, क्योंकि धरातल में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। कुछ प्रदेशों में संसाधन प्रचुर मात्रा में, तो कुछ प्रदेशों में कमी पाई जाती है। यानी कि संसाधन नियोजन से हमारा तात्पर्य होगा कि हम संसाधनों का प्रयोग करने के लिए उसको प्री प्लान करके रखें कि हमें किस संसाधन को कैसे और कब उपयोग करना है, ताकि वो क्या हो सके, हमारे पर्यावरण पे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े, और हमारे फ्यूचर के लिए भी चीज़ें क्या हो सके, बनी रहे। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत अधिक संसाधन होते हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे संसाधन नहीं होते हैं। तो उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए संसाधन नियोजन की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज तथा कोयले के प्रचुर भंडार हैं। यहाँ पे कोयले के प्रचुर भंडार हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे जल संसाधन की प्रचुर मात्रा है, परंतु मूल विकास की कमी है।
अब अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जल संसाधन बहुत अधिक है लेकिन यहाँ पे विकास नहीं है। तो संसाधन नियोजन में हम ऐसे कदम उठाते हैं, ऐसे प्लानिंग करते हैं कि वहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिल सके इस चीज़ से। वहाँ पे अगर जल संसाधन की मात्रा अधिक है तो हम उस जल संसाधन में ऐसे विकास करें, ऐसे प्लानिंग करें कि वहाँ के लोगों को क्या हो सके, उस चीज़ का लाभ मिल सके। इसीलिए स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता आवश्यक है, परंतु मात्र संसाधनों से ही विकास संभव नहीं है, बल्कि प्रौद्योगिकी तथा संस्थानों की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। यानी कि कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पे अगर संसाधन है तो वह क्षेत्र विकसित नहीं होगा तब तक जब तक वहाँ पे क्या नहीं होगी, प्रौद्योगिकी तथा संस्थान नहीं होंगे। अगर प्रौद्योगिकी होगी तो उस क्षेत्र में संसाधनों का क्या हो सकेगा, विकास हो सकेगा। संसाधनों की वजह से वहाँ पे क्या हो सकेगा, डेवलपमेंट होगा और लोगों को वहाँ पे लाभ मिलेगा। परंतु बिना प्रौद्योगिकी के यह संभव नहीं है। कुछ प्रदेश संसाधन समृद्ध है परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। कुछ प्रदेश संसाधन समृद्ध नहीं है परंतु आर्थिक रूप से विकसित है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि लोगों के पास संसाधन तो है लेकिन उनके पास प्रौद्योगिकी नहीं है। और कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है लेकिन प्रौद्योगिकी है और वो संसाधन को क्या करते हैं, इंपोर्ट करके अपनी प्रौद्योगिकी से, या फिर जहाँ पे संसाधन है वहाँ पे अपने जो प्रौद्योगिकी होती है उसे ले जाकर वहाँ पे स्थापित करके संसाधनों का क्या करते हैं, विकास कर लेते हैं और आर्थिक रूप से क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। जो हमारा इतिहास है इसमें भी उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। इन्होंने प्रौद्योगिकी के सहारे संसाधनों का शोषण किया और अपना आधिपत्य स्थापित किया। जैसे हम भारत को देख सकते हैं, भारत में जब पश्चिमी देश के लोग आए थे तो वो मसालों के व्यापार के लिए आए थे, परंतु उन्होंने धीरे धीरे जब यहाँ पे संसाधन देखे, भारत में भारत इतना संसाधन संपन्न देश था, उन्होंने क्या किया, अपनी प्रौद्योगिकी को यहाँ स्थापित कर दिया और बहुत मीलें खोली जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ के संसाधनों का फ़ायदा उठाया और अपने देश को क्या कर दिया, समृद्ध कर दिया। संसाधनों का संरक्षण। भूतकाल में ही संसाधनों का संरक्षण करने के लिए चिंता का विषय रहा है। यानी कि भूतकाल से क्या रहा है, संसाधन का संरक्षण एक चिंता का विषय रहा है क्योंकि पहले से ही क्या हो रहा है, संसाधनों का बहुत तेजी से उपयोग हो रहा है। गांधी जी ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन उसके लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी कि हमारे पास इतना संसाधन है कि हम वहाँ हमारे देश में रह रहे लोगों की आवश्यकता की क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उनके लालच की पूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि लालच इतना ज़्यादा होता है कि हम कितना भी दे दें वो कभी पूरा नहीं होगा। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण पर वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने करी थी। यानी कि अपने अपने देशों में तो बहुत सारे लोगों ने संसाधन संरक्षण की बात करी लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात हुई थी वो पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने करी थी। 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति करी। यानी कि जो गांधी जी ने कहा था हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है लेकिन उनके लालच के लिए नहीं। तो यही बात इन्होंने अपनी बुक में दोबारा रिपीट करी थी। फिर 1987 में संसाधन संरक्षण के लिए ब्रंटलैंड आयोग स्थापित हुआ था। ये ब्रंटलैंड ने बनाया था और यह संसाधन संरक्षण पर योगदान दिया इन्होंने। इनकी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास पर संकल्पना प्रस्तुत करी गई तथा यह रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य शीर्ष से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। यानी कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास यानी कि संसाधनों का विकास ऐसे करें कि वह वर्तमान में लोगों की पूर्ति भी कर सके और भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी वो सुरक्षित रहे। हमें ऐसे
क्या करना है, संसाधनों का विकास करना है। ये बात कही गई थी और इनका जो शीर्षक था वो था हमारा साझा भविष्य।